प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट में शिरकत के लिए कजाकिस्तान के शहर आस्ताना में। इस समिट में पाकिस्तान और भारत दोनों को इस तंजीम की मुकम्मल रुकनियत दी जाएगी। अपने दौरे पर वजीर आजम SCO के मुख्तलिफ मेंबर मुल्कों के सरबराहान से मुलाकात करेंगे, जिनमें रूसी सदर पुतिन भी शामिल हैं। इसके बावजूद कि वहां भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी मौजूद होंगे, भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वहां किसी भी किस्म की वन-ऑन-वन मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। आस्ताना पहुंचकर वजीर आजम ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि पाकिस्तान के सऊदी अरब, ईरान, कतर सबसे ही अच्छे ताल्लुकात हैं और वो उनके दरमियान ताल्लुकात बेहतर करने में अपना किरदार अदा करने को तैयार है। साथ ही कल खबरें ये थी कि एक 6 रुकनी कतरी वफ्द लाहौर पहुंचा और डॉन न्यूज की खबर के मुताबिक वफ्द कतर के अमीर का पैगाम लेकर आया था। और आखिर में बात करेंगे पैनामा पेपर्स की तहकीकात के लिए बनी JIT की, जिसमें आज वजीर आजम के बेटे हसन नवाज दूसरी मर्तबा पेश हुए। JIT में उनकी तकरीबन 5 घंटे तफ्तीश जारी रही। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुरमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606028 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपको टेलीफोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही गुफ्तगू का आगाज़ करते और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान _ बोलबोलपाकिस्तान@donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। यस नुसरत साहब। अच्छा बीबी गुलमी ने, ये हमारा इस हफ्ते का चूँकि आखिरी प्रोग्राम है और उसके बाद हमें मंडे के दिन आना होगा। जुमा, हफ्ता और इतवार 3 दिन हैं और फिर पीर का पूरा दिन होगा और फिर शाम में बैठे होंगे। मैं जितना थोड़ा बहुत पाकिस्तान की सियासत को समझता हूँ, जितना अरसा सियासी रिपोर्टिंग में गुजारा है, उस सारे तजर्बे को निचोड़ के तौर पर जो आँख डेवलप की है, उसके मुताबिक मैं बहुत दुख के साथ आपको इत्तला दे रहा हूँ कि हमारे मुल्क में नवाज हुकूमत और मुख्तलिफ इदारों के दरमियान तनाव जो है वो शो डाउन की तरफ बढ़ रहा। ओके, राइट। तनाव शो डाउन की तरफ बढ़ रहा है और मेरे पास तो कोई ऐसा तरीक़ा नहीं है उसे रोक सकूं। हाँ, नहीं, लेकिन कम अज़ कम एक सहाफ़ी के तौर पर मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं अगर ये महसूस कर रहा हूँ कि ये हो रहा है तो मैं दियानतदारी से इसका इजहार करूँ। ठीक। ये इजहार करने के बाद मेरे लिए ये भी ज़रूरी है कि मैं कुछ दलाइल की रोशनी में, कुछ ठोस मामलात की रोशनी में अपने इस दावे को सच्चा साबित करने की कोशिश करूं। हाँ, कि क्यों आपको लग रहा है ऐसे कि शो डाउन की तरफ ये बात बढ़ रही है? इस दुआ, बहुत ही दुआ के साथ कि मैं गलत साबित हूं। मैं दोबारा आपको कह रहा हूं क्योंकि मैं बहुत दियानतदारी से समझता हूं कि अगर कोई शख्स ये समझता है कि ये तनाव जो शो डाउन की शक्ल अख्तियार कर रहा है, तो उस शो डाउन के बाद कोई एक विक्टर होगा, कोई एक फातेह होगा और कोई एक लूज़र होगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसके तमाम फरीक़ैन मुश्तरका तौर पर कोलैटरल डैमेज होंगे। ठीक, राइट। और ऑब्वियसली इट्स बैड फॉर पाकिस्तान। अब ये बात चूँकि मैंने बहुत संजीदा कर दी है, इसके बारे में दलाइल भी देने हैं थोड़े बहुत, तो इसको ज़रा थोड़ा सा उस वक्त तक मुझ में ज़रा थोड़ा सा हौसला भी आना चाहिए, ओके, क़ुव्वत भी आनी चाहिए। हाँ। क्योंकि इतनी बड़ी बेहुदा बात कर बैठा हूँ बैठे बिठाए। नुसरत साहब, आप वैसे जो कह रहे हैं उस चीज़ को अक्सर लोग मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पे कोशिश कर रहे हैं कि वाकई ऐसा हो जाए। मतलब आप तो कह रहे हैं, हाँ, कोई कह रहे हैं तो इसलिए यू शुडंट आपको पता है कि मैंने कभी लगाई बुझाई ये वाला चक्कर नहीं। वही ना, मतलब बहुत से लोग तो एक्टिवली शो डाउन करवाने के चक्कर में हैं, तो आप तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपको लग रहा है। वो लोग जो कि टीवी पर बैठ के ये करवाने के चक्कर में, उनकी इत्तला के लिए तो मैं ये अर्ज करता हूँ कि मैं तो कह रहा हूँ ना कि कोलैटरल डैमेज होगा। वो सभी होंगे,
सबसे पहला फर्स्ट विक्टिम, पहला विक्टिम जो है वो आप और मैं होंगे। भूल जाएं अगर कोई समझता है कि ये शो डाउन हो और उसके बाद नुसरत जावेद 8 बजे कहेंगे यार मैं हूं नुसरत जावेद और लाइव कॉल लेंगे, नो वे, फॉरगेट इट। ठीक, नहीं, एक एक लफ्ज सेंसर होगा, प्री रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या बातें कर रहे हैं आप, छोड़ा करें ना आप, ये कोई देखे हुए ना हमने, ये सारी बातें होती रहती हैं एनीवे। लेकिन उससे पहले ये था कि आज आप ज़रा थोड़ा सा वो उसी में मुल्क की उसमें रह गई थोड़ी सी। क्या, क्यों भाई? तुम्हें थोड़ा सा जिक्र करना चाहिए था बीबी, बरतानिया में इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं। अब जब करती हूँ तो आप कहते हैं कि तुम अब ग्लोबल पॉलिटिक्स डिस्कस करना चाहती हो, अगर लोकल इशू उठाओ तो कहते हैं कि तुम मतलब मैं आप किधर जाऊँ, छोड़े ना मतलब। वैसे भी क्योंकि अभी वो इलेक्शन हो रहा है, अभी उसके नतीजे आना शुरू होंगे, देखते हैं। It's going to be a close election, but I think Labour Party नहीं जीतेगी। देखो आजकल हमें रमजान की वजह से थोड़ा सा वक्त ज्यादा होता है। बस डिस्कस करनी है अगर कोई ग्लोबल इशू तो वो बात करें ना। एक तरफ हमारी ये JIT पे पिछले 10-15 दिन से एक वो हुई हुई है, और इस वक्त FBI का जो डायरेक्टर है वो लाइव टेलीविजन के ऊपर बैठ के टेस्टिमोनी दे रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं उनके सदर के बारे में जिससे बंदा चौंक जाए। मतलब फारिग हो गया ना, वो फारिग हो गया, लेकिन फिर भी मतलब ये अंडर ओथ बोल रहा है, कह रहा है ट्रंप ने झूठ बोला। मतलब कितनी मजे की एक उसने कहा कि एक तो बहुत सादा है लेकिन झूठे भी बहुत हैं। वही ना, मतलब वो तो एक इस वक्त वो वॉशिंगटन जो है नुसरत साहब पूरा का पूरा अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पे लगे हुए हैं। मतलब मुझे उसके दो फिक्रे, एक तो वो बहुत यानी फिलोसॉफिकल लगा। अब एक फायर होने के बाद वैसे अक्सर ही लोग फिलोसॉफिकल हो जाते हैं ना। मुझे मैं यानी बेसाख्ता मुझे अपनी हंसी रोकने में बहुत नाकामी हो रही थी जब उसने कहा कि सदर ट्रम्प साहब जो हैं एक सादा बहुत मगर झूठे, और सादी का झूठे नहीं है मुकम्मल। मैंने कहा यार सादा और झूठा, सादगी में झूठ बोल जाते होंगे ना वो। सादगी ऊपर तो कहा था गालिब ने, लेकिन सादा और झूठा ये इन दोनों का मिलाप अजीब सा लगा। और दूसरा, मौसूफ ने एक चीनी फिलोसोफर को कोट किया है, वो मैं कह रहा हूँ वहाँ पे वो ज़रा थोड़ा सा लगा कि यार ये कोई खाली यानी पुलिस वाला ही नहीं था, इसमें को थोड़ा सा अकल की बात को पढ़ता लिखता भी था। उसमें उसने एक चीनी फिलोसोफर का तस्करा करते हुए कहा है कि उसका बड़ा मशहूर कॉल है कि वो लोग जो जानते हैं वो बोलते नहीं। सही, बिल्कुल। और जो लोग बोलते हैं जो लोग बोलते हैं हाँ, वो जानते नहीं हैं। उस पर मुझे ख्याल आया कि मैं बहुत बोलता हूँ इस प्रोग्राम में, जो मेरी बात में कोई किस तरह खुद ही कह रहे हैं आप क्या अपने बारे में क्या कर। ख्याल आया कि उसने कहा है नहीं उसने तो कहा है, मैं सिर्फ तो आप पे हंसी आ रही। नहीं भाई उसने कहा और वाकई सोचने की बात है। लेकिन उससे साहब हमारा काम है कि हम यहाँ बैठ के बोलें, और जेम्स कोमी या कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी का जो हेड होता है उसका काम होता है कि वो अपना काम करे खामोशी से, सीधी बात है। तो हमारे यहाँ भी शायद लोग बहुत बोलते हैं, हाँ, लेकिन हमारे यहाँ वो और कोमी से कोई सबक इतनी खामोशी से काम हो नहीं रहा। जो दिलचस्प लगी उसमें, सॉरी लिटिल बिट ऑन द साइड, बट ये कि इसकी आज टेस्टिमोनी थी तो जो रिटन स्टेटमेंट इसने आज पढ़ना था इससे पहले के इससे सवाल जवाब होते, वो कल ही उनकी उस सेनेट की उस कमेटी की वेबसाइट के ऊपर जा चुकी थी। मतलब वो लीक शीक का उन्होंने कहा इससे पहले कि कोई मसला हो ये लें आप पहले ही देख लें। मतलब दैट इज आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग। इस हद तक उन्होंने उसमें मेरा ख्याल है वो तो बेहतर किया शायद। अच्छा नहीं वही ना कि अच्छा किया उन्होंने कहा ये लीक नहीं बेहतर है कि भाई ये तो मैंने बयान देना है, ये है हाँ। और ताकि कोई अभाम ना रहे। बिल्कुल, और फिर ये ना हो कि अगर ये बाद में आ जाए कि कहीं जी लीक हो गई। दूसरी बात ये कि चूंकि वो सेनेट की कमेटी के सामने पेश हो रहा है, ऑन द रिकॉर्ड एक चीज है, वो हर चीज रिकॉर्ड पे आ जाए। हाँ, और लेकिन ये भी कि वो लोग जिन्होंने उससे सवालात करने हैं हाँ वो भी पढ़ लें, वो भी अपने यानी जहन अच्छी तरह बना लें कि क्या क्या। अच्छा, तो वो बरतानिया का मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि देखो बहरहाल हमारे बेतहाशा पाकिस्तानी इस वक्त यानी ब्रिट नेशनल भी हैं, और अभी हाल ही में कुछ वाक़यात हुए हैं, उसका भी कुछ ब्लो बैक हुआ है। उस हवाले से ये देखना होगा, मेरी बदकिस्मती कि मैंने सच्ची बात है कि इस इलेक्शन को फॉलो नहीं किया। नहीं, लेकिन जिस तरह मैं उसको ट्रम्प को भाई को कर रहा था, इससे ज़्यादा दिलचस्प इलेक्शन बड़े अरसे में शायद दुनिया में नहीं हुआ होगा जितना इंटरेस्टिंग यूएस इलेक्शन था। बहुत एक कन्फ्यूजन सूरत हाल है। अपेरेंटली नजर बज़ाहिर तो यूं ही महसूस हो रहा है कि पार्टी मेजॉरिटी तो ले ही जाएगी,
कि हाँ, मगर शायद उतनी बड़ी ना हो जितनी शायद भाई अब ये मुख्तलिफ किस्म के उधर भी सर्वेज आजकल बड़े गड़बड़ हो गए हैं। उसमें एक पॉइंट का एक सर्वे जो है उसने ये दावा किया है कि ये जो है वो आपकी थ्रीजा में भी इसको ऐसी मेजॉरिटी मिल जाए जो कि मार्गरेट थैचर को भी नहीं मिली। बिल्कुल अब ये एक एक्सट्रीम है। और दूसरे सर्वे दूसरी तरफ ये है कि वो कह रहे हैं कि नहीं जी हंग पार्लियामेंट होगी। और बिल्कुल अब ये तो कोई सर्वे ना हुआ ना भाई, एक वहां पे लेकर जा रहा है और एक वहां पे लेकर जा रहा है। और जनरल हम लोगों का तासुर ये है कि जी वो लेबर पार्टी और चूंकि उसका जो अभी का जो लीडर है वो ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है तो शायद वो कामयाब हो जाए, तो उसमें ख्वाहिश ज़्यादा है। मेरा अपना ख्याल है कि जब केओस होता है ना गुलमीने, गड़बड़ होती है, चीज़ें हिलजुल रही हों, तो वोटर जो होता है वो प्रेफर करता है कि यार रोके द डेवल आई नो। ठीक है, कभी ये मे को और इसकी पार्टी को तो हम जानते हैं। अब लेबर पार्टी के साहब आए हैं अजीबोगरीब आइडियाज के लेबर साथ, पार्टी तो में भी वहाँ लोगों का को जो ट्रेडिशनल जो गोरा है वो फिर शायद कंजर्वेटिव पार्टी वो शायद उसको वोट देना चाहेगा। डेफिनेटली। स्वीडन से एक कॉल है, मुझे अपनी फिर फोकस पर गए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो स्वीडन से जी। हेलो साहब जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी मलिक आमिर अवान बोल रहा हूँ स्वीडन से। जी भैया आमिर साहब। नुसरत भाई पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं आपका तब से फॉलोअर हूं कि 1992 में ग्लांग मार्च होना था और सेंटर गुलजार साहब के घर में बेनजीर साहब ने फारूक लगारी साहब को कहा था कि फारूक क्या तुमने आज नुसरत को पढ़ा है? अगर पढ़े तो मुझे बताओ कि मैं बिजी थी, मैं नहीं पढ़ सकी। तो जनाब तब से लेके आज तक थ्रू आउट मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपका फॉलोअर हूँ। बड़ी मेहरबानी, लेकिन अब आप हुक्म करें सर। जी एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी जी कि हम आपको सुनने के लिए ये प्रोग्राम देखते हैं, तो मुहतरमा हमारी ये जो बहन बैठी इनको कहें कि प्लीज आपको टोका नहीं करेंगे। अच्छा, ये क्या करें, कुर्सी की तरह बैठ जाए करें। जी नुसरत जावेद जिदोजहद मुसलसल का नाम है। यहाँ तक लेकिन मैं बातें करता चला जाऊं दीवार की तरह और वो मुझे ये भी ना कहे बेचारी कि जी आपने बहुत बोल दिया, ब्रेक ले लें। ऐसे तो नहीं सर नहीं, उसमें आपको टोकने के लिए कम से कम बालों का सफेद नहीं टोकती नहीं है वो। दरअसल जब बहुत ज्यादा हो रहा होता है और उसको दूसरे मौजूआत भी, ये जो है वो आप देखिए, मुझे ऐसा ना हो कि मैं चलता फिरता यूं लगे जैसे मैं दीवारों से बातें करता हुआ, दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है। दूसरा भाई साहब आपको ऐसा क्यों लगता है कि नुसरत साहब को कोई टोक सकता है? आप मतलब कुछ नहीं टोकना नहीं, असल में वो बात ये है कि वो उनको ये समझ नहीं आती। आप मुझसे आर्ग्यू नहीं करती हो ना नुसरत साहब? नहीं तो मैं करती तो क्या कहते फिर? मैं तो इस पे हैरान हो रही हूँ। मतलब ये तो कह रहे तुम्हें पता चले नहीं, मतलब कि लोग जब तुम मेरे साथ आर्ग्यू करो तो फिर क्या करेंगे मलिक अवान साहब? तो तुम्हारे साथ होते हैं। नहीं ये अक्सर सुनने को मिलता है। अपेरेंटली आपको मैं बोलने नहीं देती, वेरी सॉरी। बहरहाल वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें। कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के। अदाबी गुलवी ने गुजारिश ये है कि आईएसएस जो है वो पाकिस्तान के हवाले से एक दावा कर रही है। मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता उस दावे का, क्योंकि वो बहुत हसास मामला है। और अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि जो इस वक्त वो जो दावा कर रहे हैं, लेकिन वो अमाक पे दावा कर रहे हैं, वो जो उनकी रेगुलर है। क्योंकि देखो कल उन्होंने ये दावा किया था ईरान का, तो आज ईरान की वजारत दाखिला ने जो ब्रीफिंग की है, तो एक अच्छा होगा जो कल मैं आपको जो कह रहा था ना, मैंने आपको कहा कि नहीं गुलबी ने वो इलाका इस तरह का है खास तौर पर, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी ये ईरानी ही थे। अच्छा, जो शाम में आईएसएस के साथ ट्रेन होते रहे। ठीक, तो मैंने कल जो मैं कह रहा था ना, मैंने कहा कि वो इराक के साथ और वो जो कुर्द एरिया है और इनकी बहुत आमद रफ्ता है। और मैं ख़ास तौर पर आपको ये कह रहा था कि जनूबी तेहरान, वहाँ पर बग़ैर रैकी किए हुए अच्छी तरह उस इलाके की शनाख्त के, वहाँ का मकामी अगर आप ना हो तो बहुत मुश्किल है कि आप वहाँ पर रास्ता बना सकें। एनीवे, मैं दोबारा ये कहूँगा कि जो उन्होंने इस वक्त वो दावा कर रहे हैं
وہ اگر درست ہے تو اس کی کافی شدید ریپرکشن ہوں گی، اللہ کرے کہ وہ غلط ہو۔ ٹھیک، اس دوران آپ مجھے بریک میں یہ کہہ رہی تھی کہ جی چونکہ آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں پروگرام کے آؤٹ سیٹ میں ہی یہ کہہ دیا کہ جی تناؤ جو ہے وہ شو ڈاؤن کی طرف، تو اب نصرت صاحب آپ دائیں بائیں برطانیہ امریکہ جانے کی بجائے گیٹ ٹو دا پوائنٹ۔ تو بھائی سارا آنکھوں پر، میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے سپریم کورٹ کا جب وہ فیصلہ آیا تھا جس میں گاڈ فادر وغیرہ کہا گیا، اس کے باوجود وزیر اعظم صاحب اپنے بھائی جان اپنے بھائی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر گلے مل رہے تھے، بڑی ان کی بہت خوش تھے۔ تو میں آپ کے آگے رو رہا تھا، میں نے کہا بھائی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دونوں برادران کس بات پہ شاداں ہو رہے ہیں۔ تو وہ بات کرتے کرتے اس فیصلے کو جو 20 کو آیا تھا ڈسکس کرتے ہوئے میں نے ایک طرف اشارہ کیا تھا، میرا خیال ہے اسے ریفر کرتے تھے۔ جی بھیا وہ اس دن کا کامنٹ کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ بہت ڈینجرس فیصلہ ہے جس کو یہ مٹھائیاں کھانے والے نہیں سمجھ رہے، نہ جفیاں پانے والے سمجھ رہے ہیں۔ کرتے کرتے یہ 4 اس میں جو سویلین نمائندے ہیں وہ کہیں کہ نہیں جی نارمل ٹرانزیکشنز ہیں، اور صرف 2 ISI اور MI کے نمائندے کہیں کہ نہیں گڑبڑ ہے، رائٹ، تو what would it mean؟ اٹ مینس سول ملٹری ٹینشن۔ آپ کو ویسے نصرت صاحب کیسے پتا تھا کہ یہ اسی طرف بات جائے گی؟ بھائی میں کوئی آپ کو کہتا ہوں نا کہ آپ سیکھتے ہیں نا یہی کہ آپ ساری زندگی گزاری سیاسی جرنلزم میں، پولیٹیکل جرنلزم میں، تو میں نے اسی دن کہا، میں نے کہا بھائی یہ 2 ایک طرف ہو گئے، MI اور ISI کے بندے اپنا وہ کریں اور باقی لوگ اور کہیں تو یہ تو ہوگا جی وہ فوج والوں نے جی نکال دیا۔ ہاں یس، اس بات کو 20 کے دن تو صرف میں نے کہا تھا، کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی، میں نے 27 کو دوبارہ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ آپ یہ سنیں میں کیوں رو رہا ہوں۔ میں جمعرات کے دن سے فیصلہ آیا، میں نے کہا ہے کہ اس میں مجھے بہت تحفظات ہیں، مجھے خوف ہے کہ اس میں ISI اور MI کے آدمی نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا، یہ میں نے دوبارہ 1 ہفتے بعد اس بات کو دہرایا۔ یہ 1 ہفتے بعد جب میں نے دہرایا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی گلمینے کہ 20 کے فیصلے کے بعد راولپنڈی میں جو عام گپ شپ ہوتی ہے، میری تو ذرائع نہیں ہے، میں راولپنڈی شہر کی اور وہاں کی عام وہ جو اچھے ڈرائنگ روم وغیرہ کہیں کسی کے گھر یہ وہ، وہاں پر یہ بات چلنا شروع ہوئی کہ راولپنڈی میں جو ایک بہت بڑا دفتر ہے وہاں پہ موجود لوگ جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ہم کس گن میں پھنس گئے۔ رائٹ، اوکے، میرے تک یہ اطلاع آئی تو اس لیے میں نے 20 کے بعد 27 کو دوبارہ یہی بات دہرانا ضروری سمجھا۔ اوکے، جب میں نے یہ بات دہرا دی تو ہمارے ایک دوست ہیں، بھائی ہیں، ہارون رشید صاحب، وہ میرے مقابلے میں بہت زیادہ راولپنڈی میں ان کا آنا جانا مجھ سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، میرے تک تو پنڈی سے چل کر آئی رائٹ، یہ بات، پنڈی تک چل کر گئے نہیں وہ اکثر ان کا آنا جانا وہ تو گھومتے رہتے ہیں، گجر خان، کراچی، کوئٹہ، اس عمر میں بھی انہیں پتہ نہیں کیا ہے۔ مجھ سے تو ایمان سے گھر سے یہاں آنے میں تکلیف، میری ٹانگیں وادی ہو جاتی ہیں۔ وہ دنیا میں پروگرام کرتے ہیں، اس میں انہوں نے فرمایا، سن فوجی رو رہے ہیں کہ ہمیں کہاں پھنسا دیا JIT میں۔ یہ اخبار نویس نہیں رو رہے جو اخبار نویس راتوں کو رو رہے تھے نا، یہ فوج رو رہی ہے کہ ہمیں کہاں پھنسا دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا ایاز امیر صاحب، تو کیا فوج نہیں چاہ رہی کہ JIT کا حصہ بنے؟ بالکل نہیں چاہتی، 100% نہیں چاہتی۔ تو پھر اس میں کریڈیبلٹی کیسے آئے گی، ساکھ کیسے آئے گی؟ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں دلدل میں پھنسا دیا، ساری ذمہ داری ہم پہ پڑی۔ سول اداروں کے بارے میں تو سپریم کورٹ خود کہتی ہے کہ ہمیں ان پہ اعتبار نہیں۔ اب اعتبار کس پہ ہے؟ MI پہ اور ان پہ۔ نہیں مجھے یاد ہے، اس کے بعد ان کا کالم بھی ایک تھا جو جس کا آپ نے حوالہ دیا۔ نہیں لیکن آپ یہ دیکھیں، میں نے 20 کو کہا، بات چل رہی تھی، پھر میں نے 27 کو بھی یہ اڑتی خبر جب میرے پاس آئی تو میں نے ایسے گھبراتے کہی۔ تو ہارون رشید صاحب تو نہیں مرد کلندر ہیں، جری کلندر ہیں، انہوں نے کہا یہ جو رات کو رو رہے تھے 28 میں 27 کو بول رہا تھا نا، تو انہوں نے کہا یہ اخبار نویس نہیں رو رہے، یہ بلکہ فوج ان کے لفظ ہیں فوجی رو رہے ہیں، یہ ان کے، کہ ہمیں کس دلدل میں پھنسا دیا، ہمیں کسی دلدل میں پھنسا۔ رائٹ۔ اب
एंड देन उन्होंने कॉलम लिखा इसके बारे में, फिर उन्होंने कॉलम लिखा जो अगले दिन मेरे ख्याल में जो अखबार में अगले दिन छपा था, छपा। 29 और तारीख मेरा ख्याल है कि ये कॉलम छपने के बाद भी जो मैंने एक प्रोग्राम किया, मैंने फिर इसी थीम को रखते हुए 20 वाली, मैंने कहा देखो गुलमीन ने ये प्रोग्राम में हारून भाई ने बात की है, और फिर उन्होंने ये कॉलम भी लिख दिया। नहीं, हमने इनका साउंड बाइट चलाया था नुसरत साहब अपने शो में, यही वाला, तो साउंड बिल्कुल, बाइट तो चलाया और था उनका ना, कॉलम भी लेकिन हमने कॉलम भी हमने रेफर किया कि ये देखो उन्होंने अपना कॉलम भी लिखा। अब ये बात 20 तारीख को, मुझे सही बात है, कोई किसी ने कोई जराए नहीं बताता हम लोगों को, यकीन मानो, क्योंकि मुझे जब जराए को बात करेगा मैं कहूँगा अंकल जरा बैठना, हाँ ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो वो 100 मरतबा सोचेगा। जराए उन्हें बताते हैं, उन्हें पता हो कि ये अच्छे नेक आदमी हैं, वैसे के इनको वैसे बताया चला देंगे ना जाएगा, उसको, और सवाल जवाब नहीं करेंगे। ये यानी अच्छे सुन्नी मुसलमान हैं जो उन्हें सुनाया जाएगा, आगे फौरन कहेंगे कि हाँ जी ये सही बात है। जरा इस तरह सोचते हैं। अच्छा, वो जनाब बात चलती रही। अब 20 अप्रैल को जिस बात पर मैंने दुहाई मचानी शुरू की थी, उसके बारे में आपको पहला मैंने आपको उस दिन कहा, मैंने कहा गुलमी ने आपने अपने इंट्रो के अंदर खबर डाली नहीं, बीबी क्या कर दिया, सारा बासी वाली, व्हाट्सएप वाली, व्हाट्सएप वाली, व्हाट्सएप वाली, क्या कर दिया। और अगले दिन भी फिर आई उनकी उसकी खबर, फिर उसी की दूसरी किस्त आई। मैंने आपको फिर कहा, मैंने कहा गुलमी ने मैं तुम्हें कह रहा था एक्सप्लोसिव मामला हो गया है, क्योंकि ये व्हाट्सएप वगैरह जो है, सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने एक जीआईटी बनाई है, जीआईटी को पास अथॉरिटी दी है, कभी तुम लोगों को बुलाओ, खुद उन्होंने कहा भी दो, उसमें ये बाकायदा इन राइटिंग रजिस्ट्रार कम्युनिकेट कर सकता था कि ऑनरेबल बेंच डिजायर्ड एक्सप्रेस द डिजायर के आप गुलमीने को हमारे हवाले करें क्योंकि हम उससे मदद देना चाहते हैं। That's it. Period. व्हाट्सएप से कॉल Nothing. हाँ, उसके बाद हुसैन नवाज का, हसन का और बाकी जो लोग भी वो कहते कि जनाब इंसाफ से तो मेरा ABCD, यस वो उनका राइट है, लेकिन इसी तरह बुनियादी हक उनका है उसी फैसले के मुताबिक। चलें जी, वो हो गया। उसके बाद फिर वो हुसैन नवाज की तस्वीर लीक हो गई। जब वो तस्वीर की जी किसने की, किसने की, किसने की, किसने की, हाँ, फिर जो मैं कल रो रहा था, मैंने कहा जैसे अंसार अब्बासी की खबर जो है वो उस दिन वाली बहुत एक्सप्लोसिव थी, अब ये उमर चीमा वाली ने और काम पक्का कर दिया। क्यों? अब वो ये कहते हैं क्योंकि वो खुद भी इसमें यानी पेश हुए अपना बयान। अब ये खुद ये सारा पनामा का अगर किस्सा पाकिस्तान के हवाले से किया जाए तो एक हवाले से ये मौसूफ तो कल्प्रेट है, हाँ हाँ राइट, क्योंकि जो भी वहाँ पे दस्तावेजात थी तो पाकिस्तानियों के जो नाम आए थे यानी पनामा के इन्होंने हवाले रिवील से किए थे, उस नहीं उसके हवाले से उससे मुतालिका कभी इन लोगों से रब्ता करके पूछा जाए कि व्हाट्स देयर ओपिनियन वगैरह वगैरह, तो वो उमर चीमा करता रहा। अब उमर चीमा ने कहा पूरी लंबी चौड़ी कि वो वहाँ गया तो जी जो लोग उससे डील कर रहे, मतलब उसकी पूरी ये थी कि ये जो बिल्डिंग है जहाँ पर जीआईटी बैठी हुई है, जीआईटी का जो माहौल है, वहाँ का साजो सामान है, वहाँ का जो महल वकूफ़ है वगैरह वगैरह, वो सारा वजारत दफा के हाथ बिल्कुल, में। तो हालांकि अब बिल्डिंग FIA की है, कहते हैं तो फिर वो नहीं बिल्डिंग तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, अच्छा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, राइट, सुप्रीम जुडिशियल एकेडमी है बल्कि, यस यस यस, अब सॉरी ये बात हुई तो बीबी कल यानी पहली मरतबा बहुत ही स्लो बॉल आया, यानी पहली मरतबा ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साहबान जो अक्सर मीडिया पे बात करते हैं, उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आ रही कि इसमें ऐसे लोग जीआईटी में क्यों शामिल किए गए हैं जिनके पास माली मामलात को समझने का कोई अख्तियार नहीं। सही है, वही बात कर रहे हैं जो आप किन की बात कर रहे थे, ISIMI। हाँ, ऑब्वियसली अब ये बात मैं 20 से रो रहा हूँ, 20 अप्रैल से मैंने कहा कि भाई अच्छा अगर चलें कि ये होता कि जी ठीक है ये सिक्योरिटी एजेंसीज ये वो कुछ खुफिया जगहों का मालूम करना भी ज़रूरी होता है, तो भाई फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो का नाम भी डाल देते। हाँ वो नहीं है, आखिर जब डॉन की खबर थी तो उसमें जो बनाए थे तो उसमें एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का बंदा भी डाल दिया था। अब
अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऊपर सुप्रीम कोर्ट एतमाद नहीं करता तो मैं एक पाकिस्तान के आम शहरी होते हुए मैं कैसे यकीन करूं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो फंड है उसको बंद करें? व्हाई कैन खुफिया एजेंसी? नहीं, सिंपल कि मिस्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, माय हाईएस्ट कोर्ट एक इतने अहम केस की समाअत में हकायक तक पहुंचने के लिए तुमसे रुजू तक करना मुनासिब नहीं समझती। एक्सक्यूज मी, व्हाई यू आर देयर? ठीक, आई मीन, और दूसरी तरफ मैं फर्ज करो ये FBI के कौमी की तरह अगर फर्ज करो मैं होता इस वक्त IB का चीफ, मैं रिजाइन दे देता कि भाई हमें क्यों नहीं डाला, राइट? मैं ये कहता कि आई फील इंसल्टेड कि मेरे इदारे को इस काबिल नहीं समझा गया। ठीक, लेकिन हमारे मुल्क में ये चीजें नहीं होती। नहीं, वो तो बहरहाल वो ब्रेक का ब्रेक कह लेते रहा हैं। ये थी मेरी सारी गुजारिश। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ नुसरत साहब, मलिक आमिर अवान साहब से बड़ी माजरत स्वीडन वाले जो हैं, लेकिन आपको बात करने से पहले दो बड़ी मजे की ट्वीट्स आई हैं जिसमें दो लोगों ने सवाल किए, तो ज़रा पहले मैंने कहा आपको वो सुनाऊं, फिर अपनी गुफ्तगू आगे चलते हैं। एक बाबर मुनीर साहब हैं, वो कह रहे हैं ये बताएं कि पाकिस्तान में जेम्स कोमी का इक्विवेलेंट कैरेक्टर कौन है? अगर हम अपनी सियासत में कोई कोमी ढूंढें तो वो कौन होगा? दूसरा एक साहब है वो कह रहे हैं लेकिन सियासतदान तो नहीं मतलब इस सिचुएशन में ना JIT का वो कौन सा मेंबर है जो कोमी होगा या कवारी कौन सी जिसने तस्वीर लीक की? अच्छा चलें। दूसरा एक खावर अवान साहब हैं, उन्होंने पूछा है कि आप बरतानिया के इलेक्शन पे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो ज़रा लोगों को एजुकेट कीजिए कि जो जमहूरी मुआशरे होते हैं उनमें इलेक्टोरल बिहेवियर क्या होता है, कैसा होता है लोगों का, हमारे से मुख्तलिफ कैसा होता है, और ब्रिटेन के इलेक्शन में या पाकिस्तान के इलेक्शन में व्हाट इज रियली द डिफरेंस? कोई भी नहीं यहाँ शोर में क्या इलेक्टोरल डिफरेंस होगा? नुसरत साहब, ट्रंप को इलेक्ट किया अमेरिका में जमहूरी मुआशरे ने, तो क्या बोले? अरे भाई, जमहूरी मुआशरा आप वो देखे, हम दोनों के सिस्टम और हैं। यहाँ पर बेसिकली फर्स्ट पास द पोस्ट होता है, हल्का होता है, हल्के में कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक कैंडिडेट यानी 3-4 कैंडिडेट खड़े होते हैं, और उनमें से जिस जमात का जीतता है अगर उस जमात के अरकान ज़्यादा होंगे तो उन्हीं का बंदा वज़ीर आज़म होगा। ये एक बुनियादी बात है कि हमारे यहाँ टेक्निकली लोग पहले उम्मीदवार को वोट देते हैं, और बरतानिया में भी यही होता है। अमेरिका में बरतानिया में भी पहले आप अपने हल्के के उम्मीदवार को वोट देते हैं। इंडिया में भी यही होता है, बांग्लादेश में भी यही होता है। ये पार्लियामेंट्री पार्टी का जो यानी सिस्टम। ज़ियारत से कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़ियारत जी। वालेकुम सलाम असरफ साहब, ठीक ठाक? जी अल्लाह का शुक्र है जी। जी खैरत से हो? जी बिल्कुल खैरत से। जी सर, मैं कहना चाहता था। जी कहिए सर कि हमारा रईसानी साहब जो है कब JIT में आएगा? रईसानी साहब? जी वो जो डिग्री होती वाले थे? जी वो तो अरसा हो गया ना, अब तो दूसरी हुकूमत को भी आए, 4-1 साल गुजर गए। तो जी सर, उसने हमारा ज़िले का जो 106 अरब रुपए गुम हो गया सर। 106 अरब रुपए ज़ियारत के गुम हो जी, जो 2008 में ज़लज़ला हुआ था, ज़लज़ले का। अच्छा भैया, वो अब देर हो गई। अब किसी तरह अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि असलम रईसानी साहब का नाम जो है वो पनामा दस्तावेज़ात में आ जाए। तो हो सकता है जब उस सिलसिले में जब गुफ्तगू होनी शुरू हो तो शायद उस रकम का भी सुराख मिल जाए जो आपके बकौल मुबैना तौर पर। हाँ जी, तो यही है, अब यही दुआ मांगे कि पनामा में किसी तरह उनका नाम आए, और भाईजान कोई तरीका नहीं उनका हिसाब लेने का। लाहौर से कॉल ले लें यार। अस्सलाम वालेकुम भैया। हेलो जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम सर। जनाब, अर्ज ये है कि अजीब रिवाज पड़ गया है कि अदारे गैर जरूरी अंदाज में पोलिटिसाइज हो रहे हैं। एक तस्वीर को इतना पॉलिटिकल हाइट दे दी। यहाँ तो बहुत सी तस्वीरें बनी हैं
जुबानें कटी हुई, गलों पर ब्लेड फिरे हुए, और फिर पाकिस्तान का तो रोल अब बड़ा अहमियत का हामिल है। ये बताइए वो अहमियत कहाँ से कैसे हुई अहमियत, ये बताइए। हम आप तो ये तस्वीर को छोड़े। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो बड़ी नाकाम जा रही है। 3 बड़े आपके हमसाए हैं जिनके साथ आपकी लंबी सरहदें हैं, और उनके साथ आपकी जो इस वक्त सूरत हाल है वो कशीदा है। इसका मतलब है कि आपकी डिप्लोमेसी नाकाम है, और आप सुबह यहाँ हाइट क्रिएट कर देते हैं, इस अदारे ने ये कर दिया, इस अदारे ने ये कह दिया। नहीं तो आप देखिए ना, 2 मुख्तलिफ बातें। आप ये चाह रहे हैं कि हम पहले अपनी खारजा पॉलिसी को ठीक करें, और उसको ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि इदारों में वो ना हो कॉन्फ्लिक्ट, यही कह रहे हैं ना। तो मैं भी वही, तो मैं भी बहुत दिनों से यही अर्ज़ कर रहा हूँ, लेकिन हमारी कौन सुनता है सर। आपका बहुत शुक्रिया। चलें, आपने कम से कम हमारी सोच को सराहा। कराची से कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जावेद साहब कैसे हैं आप लोग, और हमारी बहन कैसी हैं, ठीक ठाक हैं आप लोग? मैं तो ठीक हूँ, वो आप अपने बारे में खुद बताएं। आज मूड ऑफ है, स्वीडन से कॉल आया, उन्होंने इनको कहा कि अल्लाह ताला हमारी बहन का मूड अच्छा करे। जावेद साहब, मेरा एक मुख्तसर सा ना सवाल था कि जो MQM के कायद हैं अल्ताफ हुसैन, उसके लिए नून लीग की हुकूमत ने बड़ी कोशिश करी कि उनको लंदन से पाकिस्तान लाके केस। अच्छा, अब आप ऐसा करें कि आप सीधे सादे लफ्जों में ये बात बताइए कि क्या आप नहीं, 1 मिनट ठहरें, 1 मिनट। आप ये चाहते हैं कि मैं ये प्रोग्राम करता रहूं? बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो आप ऐसा करें कि जिनका नाम ले रहे हैं ना करें, को और बात करें। आज कराची का मौसम कैसा था ये बताइए। दरमियान है, बड़ी मेहरबानी ना, देखें मेरी औकात देखें ना यार। आज उनकी अरे मेहरबानी ना, छोड़ देना भैया, न करें कुछ और बात। JIT वगैरह पे सवाल कर लें। नहीं, वो ना ही करें। मतलब जैसे उन्होंने अपनी तमहीद बांधी है ना, उसमें इस प्रोग्राम को बंद करने की तैयारी। ये कह रहे थे कि वो इंटरपोल से जो राब्ते हुए हैं उसके बारे में क्या हुआ? नहीं, मैंने तो नहीं नाम लिया ना नुसरत साहब किसी का, मैं तो इंटरपोल का नाम लेने पे तो कोई पाबंदी नहीं है। मैंने 20 तारीख को जो कहा था आखिर में वही हुआ। मैंने उनकी फ़ोन की इब्तिदा से मैं समझ गया था वो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, और मैंने उन बेचारों को हरगिज़ मैंने उनसे बहस होगा ऐसा नहीं किया। मैंने सिर्फ ये इल्तिजा की कि मेरी औकात देखें भाई, ये मुझसे बड़ी बात है, इतनी सी बात कही है। अब तुम मुझे कह रही थी JIT में रहे। हमारे जो पैनल पे हैं लोग वो ये कहते हैं कि नुसरत साहब जिनका फ़ोन आ जाए वो कहते हैं कि क्यों भाई, वरना क्यों तुम 2 नंबर देते हो। अच्छा, अब वो ये कि अफ्तार के फौरन बाद वाला मामला भी होता है, तो ऐसा ना हो कि एक दिन नीचे वो आके कहें कि जनाब ये क्या तरीका है। हाँ, नहीं वो भी तो लोगों की बातों को, इसलिए जब ये जी मुल्तान से जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। नुसरत साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है जी। सर, अभी जो आपकी ओपनिंग जो आपने की है, जी ये इदारों के कन्फ्रंटेशन गवर्नमेंट के साथ, मेरे ख्याल में तो ये कन्फ्रंटेशन बहुत पहले से हो जानी चाहिए। किस वक्त जानी चाहिए? ठीक है ना, गवर्नमेंट देखें, आप उनको साइडलाइन करते चले जाएंगे। गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट सब मिलकर, चाहे जुडिशरी है, पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लगाया हुआ है। ठीक है, मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी। अच्छा, मगर जब ऐसी सिचुएशन होगी, देखें मुल्क का ग्राफ ऊपर जाना शुरू हुआ है तो पीछे से छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं। तो आई विल बी द पर्सन हु विल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। चल ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है, ये धरनों को आप क्या समझते हैं कि इतना बड़ा जो खामोश लोग बैठे हुए हैं, वो क्या इनके पीछे बैठे हैं PTI के या ये जुडिशरी के या व्हाटएवर जो भी सो कॉल्ड इदारे हैं। ठीक है, ये CPAC बनता हुआ, ये लोड शेडिंग कम होती हुई, ये सारी चीजें किसी को नजर नहीं आ रही? सब अंधे तो नहीं बैठे हुए? ठीक, नहीं वो तो हमें अंदाजा हो रहा है। गुलमीने आजकल मैं आपको बताऊं बहुत सोच समझ कर ऐसे मौजू का इंतखाब करती है कि वो एकदम से हमने नोटिस किया है, क्योंकि देखिए हमें तो लाइव कॉल आती है, तो एक हवाले से हमारे पास थर्मामीटर होता है। तो बल्कि कल एक साहब ने तो बाकायदा कहाँ से फ़ोन कर, सियालकोट से,
सियालकोट से। वो तो बाकायदा जी मेरे पे, मैंने तो उन्हें कहा कि यार आपको तो बल्कि मुझसे खुश होना चाहिए कि आपने जिनको वोट दिया है, मैं उनके लिए इख्तियारात की भीख मांग रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ वो सचमुच के वज़ीर उन्होंने कहा उनके इख्तियारात बहुत है, लेकिन क्या बात कर रहे हैं आप? उन्होंने ये कहा ना कि मतलब आप क्यों कह रहे हैं कि उनके पास इख्तियारात अब ये मुझे इसमें तो होता है सारा मसला ना, मुझे मैं क्या करूं। लेकिन देखो ना टेम्पो एक बन रहा है और मैं नहीं तो वो फिर भी ये भी कहते हैं ना क्या, लेकिन क्या टेम्पो बन रहा है? जो मेरा जो इंट्रो है, हाँ यही मैं जो कह रहा हूं कि तनाव शोडाउन की तरफ जब जा रहा हो, कि आपको जब से हम ये प्रोग्राम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, ब्रेक आ गई, ये ब्रेक के फौरन बाद मैंने ये बात करनी है, वी हैव टू स्टे बाय इट। अभी जो मैं कहने वाला, चलें वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल। मैं जो बात आपको ब्रेक पर जाने से के वो बिल्कुल जो कह रहा था, वो ये कह रहा था कि इत्तेफाक देखो ना, हमारा ये प्रोग्राम 4 अप्रैल 2016 को यहाँ से शुरू होता है, जिस दिन हम ऑनर जाते हैं पनामा। बिल्कुल वही, राइट, एक दिन भी आगे पीछे नहीं। अब हमने जब ये सुप्रीम कोर्ट चला गया, हमने बहुत जिद करके अपने ऊपर जब्र करके कि यार नहीं, हमने अदालत में हो रहा है, नहीं मतवाजी अदालत बनानी, ठीक है भाई, रेटिंग्स ये वो वगैरह वगैरह, ठीक। हमें जितने भी उन दिनों में नेगेटिव फोन आए जिसमें हमें क्रिटिसाइज किया गया, कई एक लोगों ने तो बहुत ही दिल खोल कर लाइव कॉल करते हुए लिफाफा वगैरह देने के, वो कहते हैं आप इसके बारे में इसलिए नहीं बात करना चाहते क्योंकि आप मुस्लिम लीग नून के हामी हैं और आप ये जो और बहुत सारे लोग ऐसे ओ जी हुकूमत को तो आप कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल, लेकिन सब कहते हैं हमें कभी मुस्लिम लीग के हामियों की तरफ से ऐसे टेलीफोन नहीं आते। बिल्कुल। अब ये चंद दिनों से वो जो फोन करना शुरू हुए हैं उसमें शिद्दत, यस, खासी हद तक, क्योंकि वो तो जज्बाती शिद्दत ज्यादा है, जबान थोड़ी सी अभी भी रिस्ट्रेन्ड है, थोड़ी सी मुकाबलतन, लेकिन और उसमें थीम एक चल रही है। थीम जो है वो गालिबन ये है कि जी किसी हुकूमत को चलने तो दें, कि जी सीपैक बन रही है, लोड शेडिंग कम हो रही है, तरक्की, एक थीम है, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं। ये गुस्सा हमने नहीं देखा ना, नहीं, रीसेंट है ये रीसेंट है, ये इन्हीं 15-20 रीसेंट डेवलपमेंट है, ये एक महीने में हुआ। बिल्कुल। अब ऑलरेडी पीटीआई शुरू से ही उनका तो वो एक एंगर होता है, एंग्री यंग मैन है। हाँ नहीं, अब तो ये भी एंग्री ओल्ड मैन है, पीएमएलएन वाले। हाँ वो अब वो भी एंग्री हो गए। एक तरफ तो इमरान खान जैसे नौजवान गुस्से वाले आदमी हैं, और फिर उनके साथ दबंग लोग आते हैं, जब ये जैसे डॉक्टर फिरदौस आयशा कवान आई अभी सियालकोट भी गए हुए हैं, तो ऐसे एक तो जवान लोग जज्बों से भरे हुए, दूसरी तरफ ये, और अगर ये इसी तरह रहा तो 6 जुलाई को 60 दिन मुकम्मल हो जाने हैं। यस, क्या होगा। और जुलाई 1977 में भी आया था इस मुल्क में, तो 2017, अब मुझे इल्मुल आदात का कोई पता नहीं है, 2017 जुलाई 77 ये वो कोई एक हिसाब बनता है या क्या, बट यू नो कि एक बाकायदा आपको ऐसी डिवीजन जो है, हाँ हमारे यहाँ डिवीजन रही है, वो आपको आमतौर पर इत्तेहादी मुहिम में नजर आती है, चाय खानों में नजर आती है। ये तो 4 साल से नजर आ रही है जब से ये हुकूमत आई, ये खत्म ही नहीं हुई। दूसरे को बर्दाश्त करने का, एक का सच दूसरे के लिए मुकम्मल झूठ है। जी रावलपिंडी से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, नुसरत जावेद साहब, नदीम भट्ट बात कर रहा हूँ जी, रावलपिंडी से। जी नदीम साहब। अच्छा, बात ये करना चाह रहा था कि ये जो पनामा लीक्स का जो मामला चल रहा है, तो इसमें मतलब तरीकाकार तो ये होना चाहिए था कि गवर्नमेंट के इन 4 साल में ये देखना चाहिए था कि अगर इसमें कोई मेगा स्कैंडल, कुछ इस किस्म के मामला हैं, उसको उठाएं, ना कि आज से 20-25 साल 30 साल पुराने के बाप दादाओं के केस उठा के उसके पर बातचीत की जाए।
तो मतलब इसको इतना हाइप दिया गया है कि आज से 20, 25, 30, 40 साल के केस के मामलात को इतना जी नदीम साहब, मैं आपकी बात समझ गया। आपका कहना ये है कि बेहतर होता कि पूरी तवज्जो मरकूज रखी जाती कि इन 4 सालों में इस हुकूमत ने क्या किया है, जो मेगा स्कैंडल्स हैं, फलां फलां फलां। उस हवाले से वैसे मैं करना चाह रहा था, वो ज़रार खोड़ो साहब बहुत ही एक, मैं आपको क्या कहूँ, अच्छा बहुत अच्छे आदमी हैं। खुर्रम साहब ने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आज डॉन में लिखा है बिजली वाला, बिजली के हवाले से, वो जो हम लोड शेडिंग का रोते रहते हैं। वैसे नुसरत साहब उस वक्त आना शुरू हुए थे फोन, आपको पता है हमने सर्कुलर डेट पे जब ये उठाना शुरू किया तब नून लीग वालों के ज्यादा फोन आना शुरू हुए थे कि आप लोग गलत कह रहे हैं, लोड शेडिंग का तो हाँ कि लोड शेडिंग तो होती नहीं, हाँ, आप क्या लोग तो चोरी करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कॉल है बलूचिस्तान जी। हेलो वालेकुम सलाम, रहमत बलोच खुशदार से बात कर रहा हूँ। जी भैया, जी रहमत साहब। सर ये मेरा कहना है कि ये पनामा केस हो या करप्शन हो। जी 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 सर, मेरा नुसरत जावेद साहब, हाँ हाँ, वो पनामा केस हो या करप्शन हो, सर ये मेरा बात है कि ये करप्शन तो ऐसा है कि दीमक की तरह एक मरीज है, पाकिस्तान को खाया हुआ है, जो बलूचिस्तान के अंदर हमारे जो वज़राओं ने टैंकियों में पैसा डाला, जो भी किया, हमारे तो बलूचिस्तान को इतना पसमंद किया है। तो मुशर्रफ दौर में हमारे घर में तो पैसे पड़े होते थे, अभी हम लोगों के कर्जदार हुए हैं, ये करप्शन की वजह से। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है तो फिर दोबारा मुशर्रफ साहब को बुलाएं, क्या करें तो मामला। सर मैं तो मुशर्रफ नहीं, मैं कमर जावेद बाजवा से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, खुदा ये इख्तियार आप संभालें। आमीन। चले जी चले। अरे भैया बहुत ही उम्दा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो इंटरेस्टेड भाई, खुदा के लिए हमारे यहाँ बहुत दफ़ा इक़्तिदार संभाला गया और अंजाम उसका वही हुआ है जो होता रहा है। क्यों नहीं आप अपनी जिम्मेदारियाँ खुद लेते। कोहिस्तान, कोहिस्तान, अस्सलाम वालेकुम जी, कोहिस्तान से कॉल। हेलो 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 सर जी। जी सर जी। सर जी आप बरतानिया में इलेक्शन हो रहे हैं सर जी, और आपने एक बात भी नहीं किया बरतानिया में, पूरा एक साबिक़ सुबह कौन है भाईजान आपका। आप मुझे पता है कोहिस्तान ऐसी जगह है वहाँ बहुत मकाम पर सिग्नल सही नहीं आते। इस वक्त बदकिस्मती है कि मुझे कम से कम आपकी आवाज़ जो है वो साफ सुनाई नहीं दे रही। तुम्हें सुनाई दे रही है? नहीं तो बड़ी मेहरबानी, आपकी मोहब्बत, आपने इतनी दूर से कर रहे थे, लेकिन आपका सिग्नल का कोई मसला है। लेकिन साथ ही हमारा वक्त भी ख़त्म हो गया है, तो मैंने अपनी मेन थीम तो तुम्हें बता दी है ना, सॉलिड करके। यस मुस्तफ़ा, कि आपको लग रहा है कि थिंग्स आर हेडिंग टुवर्ड्स मैंने जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया। नहीं आपको लग रहा है शोडाउन की तरफ बढ़ी है बातें। देखते हैं जेआईटी ही ना चाहे तो मैं, हो सकता है मंडे तक ही शोडाउन हो जाए नुसरत साहब, जब हम वापस अब जेआईटी ही ना चाहे तो मैं क्या करूं। चलें देखते हैं। बहरहाल हफ्ते का भी हमारा आखिरी प्रोग्राम है, हम मंडे को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।